नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको इस एग्जाम विद एसएम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, यह बायोलॉजी जीव विज्ञान महेश वर्णवाल सर की बुक से मैं कराऊंगा और यह है महेश वर्णवाल सर की बुक। जो बायोलॉजी है, यह उन सभी मेरे प्यारे दोस्त भाई बहनों सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी रेलवे बैंकिंग हो या फिर यूपीएससी यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी वगैरह। जहाँ जहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम में बायो आती है, मतलब साइंस बायोलॉजी आती है, हर जगह यह आपको बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं में हम देखेंगे विटिकल्चर, यह तथ्यात्मक है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन तथ्यात्मक या कहें तो मैचिंग के लिए कॉन्सेप्ट आते हैं, काफ़ी हद तक 80-90% क्वेश्चन आपसे मिलेंगे यहाँ पे। तो विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो क्या उत्पादित होता है? अंगूर कहेंगे यहाँ पे उत्पादित होता है। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर। धैर्य के साथ आप देखिए, ठीक है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यही है। फिर वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ। क्या है? वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केंचुआ। देखिए, थोड़ा धैर्य के साथ सुनते रहिए क्योंकि एकदम भाग भाग के पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तैयार नहीं हो पाता है। तो एकदम बहुत अच्छी तरीके से हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और आप बहुत इत्मीनान के साथ ईयरफोन ईयर्स में लगाकर, कान में लगाकर आराम से आत्मसात करिए चीज़ों को। देखिए किस तरीके से, अगर 1 से 2 बार सुन लिया पूरा वीडियो ये, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और पूरा वीडियो सुनने के बाद ही अंकन करना और अंकलित करके एक कमेंट अच्छी सी प्यारी सी जरूर हमें देना और लाइक भी कर देना, है ना। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा। पेडोलॉजी अगर आता है तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन जो किया जाता है वो मृदा। फूलों का अध्ययन कहते हैं, किसे कहते हैं? तो एंथोलॉजी को कहते हैं, फूलों का अध्ययन। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनसंख्या एवं मानव जनित की आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनांकिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? जनांकिकी कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है? जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन क्या किया जाता है? तो ओलेरोकल्चर कहा जाता है, ठीक है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑरेस्टोलॉजी कहा जाता है। बहुत ध्यान रखो, सब्जी का अध्ययन ओलेरिकल्चर, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन कहते हैं तो सर्पेटोलॉजी। तो इजी है, आ जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखें, जंतु विज्ञान के अंदर जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं क्या हैं और उनके जनक क्या है? तो जंतु, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है आपके एग्जामों में, है ना। जंतु विज्ञान अरस्तु है, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस है, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चल, जीवाणु विज्ञान कौन है? रॉबर्ट कोच, प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस हैं। क्या? वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र का विज्ञान जो जनक हैं वो है विलियम हार्वे।
कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका विज्ञान कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन ह्यूगो डू ब्रिज, कौन है भैया इसके? ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान एंटन डी बेरी, कवक विज्ञान एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस, कौन है भैया? आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस हैं। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर हैं। अंतःस्रावी थॉमस एल्वा एडिसन है। अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल है। आपको मैं एक अति महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि आपके इसी एग्जाम विदेशन चैनल पर ही हमने महेश बड़वाल सर की विश्व का भूगोल बहुत इत्मीनान के साथ करवाया है। रिवीजन के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है यह श्रृंखला, और आपको हम पूरी महेश बड़वाल सर की सारी सीरीज इसी चैनल पर कराएंगे बहुत इत्मीनान के साथ। आप चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी रहता है, और यही हम चाहते भी अपेक्षा करते हैं कि एक लाइक, थोड़ी कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे और आप चाहें तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिए। मेरे साथ बने रहिए, हम बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करा दूंगा पूरा महेश बड़वाल सर की रिवीजन सीरीज। तो नेक्स्ट है आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल है। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी है। कौन है भैया? भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का जनक बीरबल साहनी है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक है पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान का जनक है विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान MOOP अयंगर, कौन है? MOOP अयंगर है, ठीक है। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस है। सूक्ष्मदर्शिकी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। और चीन चिकित्सा एंडरसन है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये देखो, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखते रहिए, बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। अब है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एल्गोलॉजी किसे कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को हम एल्गोलॉजी कहते हैं। आंतरिक संरचना का अध्ययन को हम एनोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोटॉमी किसे कहते हैं? आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी किसे कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को हम एंटोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन को हम एंटोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जीवाणुओं के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। और ब्रायोफाइटा का अध्ययन हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहते हैं। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन केसिडोलॉजी कहते हैं। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन केसिडोलॉजी कहते हैं। वृक्षों की आयु का अध्ययन हम किसे कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है मित्रों, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? वृक्षों की आयु का अध्ययन हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी तो कहते हैं वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं केवल वृक्षों की जो आयु का अध्ययन होता है उसे। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन को हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। लाइकेनोलॉजी कहते हैं लाइकेंस का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी किसे कहते हैं? लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइकोलॉजी किसे कहते हैं? कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन
जो कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोप्लाज्मोलॉजी, सुनते रहिए, क्या है? माइकोप्लाज्मोलॉजी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं, ठीक है। निमेटोलॉजी, निमेटाइड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन, इसे हम निमेटोलॉजी कहते हैं। अब सुनिए, ये एग्जाम में कैसे आता है, कभी कभी तो डायरेक्ट फैक्ट वन लाइनर पूछ लिया जाता है, कभी कभी मैचिंग में आ जाता है, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार रिवीजन करना चाहिए ताकि हमारा जो क्वेश्चन सामने अगर आता है तो हम क्लियर कर लेते हैं। पेलियोबॉटनी किसे कहते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन को हम पेलियोबॉटनी कहते हैं। पेलिनोलॉजी किसे कहते हैं? परागकणों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन को हम पैथोलॉजी कहते हैं। पैरासिटोलॉजी कहते हैं पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी कहते हैं औषधीय पादपों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी कहते हैं औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी कहते हैं विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोलॉजी क्या है? टेरिडोफाइटस का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी कैसे कहते हैं? तो पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी किसे कहते हैं? अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। जो अंतरिक्ष में वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है उसे हम स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। स्पर्मोलॉजी किसे कहते हैं? स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन को हम स्पर्मोलॉजी कहते हैं। हीलियोथेरेपी किसे कहते हैं? तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बात आती है हाइड्रोपोनिक्स। इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा की बागवानी की जाती है। इसमें हाइड्रोपोनिक्स में बिना मृदा के बागवानी की जाती है, उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से देखते रहिए, सुनते रहिए। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कौन कौन सी हैं? एंटामी, एंटामी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को कहते हैं। और इकोलॉजी जैविक तथा अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रायी तंत्रों का अध्ययन कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन कहते हैं। एनमालॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? कीट पतंगों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अब है नेक्स्ट हीमोटोलॉजी किसे कहते हैं? तो रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हीमोटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी कहते हैं रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। मैमेलोलॉजी कहते हैं स्तनधारियों का अध्ययन। किसे कहते हैं? स्तनधारियों का जो अध्ययन होता है उसे हम मैमेलोलॉजी कहते हैं। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी को क्या कहते हैं मित्र? बताइए। पैथोलॉजी को हम रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन कहते हैं। रेडियोलॉजी है जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन कहते हैं। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन कहते हैं। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेरानोटोलॉजी कहते हैं इसे, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है
जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी श्रृंखला है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आपने पहले से एनसीईआरटी और घटना चक्र लगाया है तो एक बार इसे एक दो बार जरूर रिवीजन करें, ताकि बहुत अच्छे से आपका बायोलॉजी तैयार हो जाए। और मेरी यही आशा है कि आप वीडियो को कंप्लीट तक देखना और अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर देके जाना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से फिर इसी सीरीज में लाऊंगा। देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। थोड़ा आसानी से चलेंगे, अगर आपको थोड़ा तेज लगे, सॉरी स्लो लगे, तो आप 1.25 या 1.5 पे कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक सामान्य स्पीड और सामान्य तरीके से अगर सुनी जाती है तो एकदम कुछ साइंटिस्ट तरीके होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि यदि सामान्य हम बोल रहे हैं और सामान्य तरीके से सुन कर आत्मसात कर रहे हो, तो आत्मसात करने का मतलब ये है कि आपके माइंड में, आपके जहन में वो चीज़ बहुत अच्छी से बैठ जाती है। भाग भाग कर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये पढ़ने की चीज़ है, यह कोई क्रिया नहीं है, यह कोई कंपनी का कार्य नहीं है जो हम जल्दी जल्दी कर लें। यह एक अपने तरीके से ही अपने जहन में बैठती है। तो मेरा कहना यही है कि आप बहुत आसानी से, बहुत सिस्टम से समझते चलिए और मेरे साथ साथ आप मन मन में दोहराते चलिए चीज़ें। तो नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो मैग्नोन मानव को माना है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने किया था विकासवाद का प्रतिपादन। उत्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण का कारण है। उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ह्यूगो ड्यूब्रिज ने किया है। उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो ड्यूब्रिज ने किया था। ऑर्क्योप्टेरैक्सिस जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी में है। मतलब ये सुनिए, ऑर्क्योप्टेरैक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ क्या है? तो मैमथ हाथी है। ठीक है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल की मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। जो शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल होती है या डोरमेंसी पीरियड होता है, उसे क्या कहेंगे? तो हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र को तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? स्टारफिश जो होती है तारामीन, उसमें स्नायु तंत्र तो होता है, नर्वस सिस्टम तो होता है, परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। यह क्या है? स्टारफिश तारामीन है जिसमें स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणु में 70S राइबोसोम पाया जाता है। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं। डायनासोर किस में आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं, जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। और आप बताएंगे कि डायनासोर का जो उदय हुआ है वो मेसोजोइक युग में हुआ है और जो अस्त हुआ है या जो विलुप्त हुआ है वो कब हुए? नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमोटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं फिर 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो हिटेकर ने। किसने किया था? हिटेकर ने। ठीक है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने की थी। किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ये जो क्षार हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं।
ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ एक जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है और उड़ता भी है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होती है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होती हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। अब देखते हैं वैज्ञानिक नाम, कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर आता है ना, और एसएससी या वनडे एग्जाम में तो 100% ही आता है। बड़े पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। मानव का क्या है? होमो सैपियंस है। तेंदुआ पैंथेरा पारडस है। तो मानव का क्या है? होमो सैपियंस है। ये सबको मालूम होता है। तेंदुआ का पता रखिए, पैंथेरा पारडस है। इसी के साथ में वाघ का पैंथेरा ट्रेस है। क्या है? पैंथेरा ट्रेस है बाघ का। शेर का है पैंथेरा लियो है। शेर का जो वैज्ञानिक नाम है, शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है। बिल्ली का फेलिस कैटस है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। मेढक का राना ट्रिगिना है। मेढक का क्या है? राना टिग्रीना है। धान का ओराइजा सटाइवा है। सरसों का बेरिस्का कम्पेस्ट्रिस है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं चना का। चना का क्या है? सिसिर एरिएटेनियम है। गेहूं का ट्रेटिन कम एस्टिवम है। गाय का बॉस इंडिकस है। आम का मैंगीफेरा इंडिका है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। आप बहुत बहुत याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोयासिन के कारण होता है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट है देखो ये, मानव हृदय का वाया निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त की महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों में के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के हैं? जीव हैं? तो फफूंद हैं। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो क्या है? ये फफूंद हैं। ठीक है, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो फफूंद हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों एवं शैवालों से। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम होता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र द्वारा। अधिकांश वातक तंत्र द्वारा। कुनैन अमृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग एंथोसाइसिन होता है। टमाटर में लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? वो लाइकोपीन के कारण होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस है। सोरोसिस है। सर्पों की विषाक्त ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। फिर नेक्स्ट देखिए, निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्भिद कहलाते हैं। घटपर्णी कीटवच्छी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट के रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी आंत में जल का संग्रह करता है?
कौन सा प्राणी अंत में जल का संग्रह करता है? तो रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड है। क्या है? कोलोसल स्क्विड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, लीची के फल किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। याद रखें, हल्दी का जो खाने वाला तना है उसे प्रकंद कहते हैं और पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन के कारण तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान होता है। याद रखें, जो गर्म रुधिर है उस या समतापी जंतु के शरीर का तापमान सदैव एक समान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा किस जीव के है? तो मछली। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? ये इसे कहते हैं एकिडिना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, आप सभी को मालूम होगा। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी है। सील स्तनपायी प्राणी है। क्या है? सील जो है वो स्तनपायी प्राणी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो क्वेरकस। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो क्वेरकस। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो स्तनपायी। डॉल्फिन जो है वो स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आता है। अफीम या मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों का उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट है, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। जो अधिपादप हैं अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश में। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? बताइए भाई। जुगनू की जो चमक है वो ल्यूसिफेरस के एंजाइम के कारण होती है। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्लोएम से। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1859 में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में। जैव प्रकाश के पक्ष में किस स्रोत से अप्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से। जैव प्रकाश के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमणी सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थिति होता है? सरीसृप। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपराग। याद रखें, जो स्तनपायी उत्सर्जनीय उत्पाद है वो अपराग के अंतर्गत। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नित्यतापी प्राणी है। नेक्स्ट है, विज्ञान की
पैलियोंटोलॉजी, विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जो विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता। ये शुतुरमुर्ग है, ये बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइटस कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइटस कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है तो जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? तो एस प्रवस्था में। अब देखिए नेक्स्ट है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व हो? तो डाइटम का। क्या है? डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो डाइटन का है। ठीक है। पपीते का पीला किस कारण होता है? तो कैरिका जैंथियम की उपस्थिति के कारण। पपीते का पीला किस कारण से होता है? तो कैरिका जैंथियम की उपस्थिति के कारण। पपीते का पीला किस कारण से होता है? तो कैरिका जैंथियम की उपस्थिति के कारण। कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं अधिक नमक वाले अचार में। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो लाइकोजन है। क्या है? कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा? तो ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश से। बिस्फेनॉल ए क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री को विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवाणुओं से। अगर आपको ये क्लास और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर हमें लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नेक्स्ट है ईस्ट कोशिका में कौन सा विकार उपस्थित होता है दोस्तों? तो जाइमेस है जो ईस्ट कोशिका में मुख्य विकार है यह। नेक्स्ट है जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बहु प्रभाविता का नियम कहा जाता है इसे। ठीक है। नेक्स्ट है क्यूनीन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपनी वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का है? तो गार्डन पी। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल जो 1822 से 1884 तक जिंदा रहे वो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री के मध्य। नेक्स्ट है सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ये कोशिका जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्लीहा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में जो लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होती है कोशिका भित्ति की।
जंतु कोशिका में। जिसने एनसीईआरटी या कहें तो दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक आती है वो अगर पढ़ी है और ये एक बार रिवीजन कर लिया तो ये मानिए कभी बायोलॉजी से मात नहीं खानी पड़ेगी। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है तो अंडाशय में। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है तो अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं तो एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है तो हरितलवक में। हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पहचान थैली कहते हैं तो लाइसोसोम कहते हैं। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं तो लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है तो तंत्रिका ऊतक। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है तो ऊतक तंत्र में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य केंद्रक। कोशिका भाग पादप तथा जंतु कोशिका में कोशिका भाग पादप तंत्र कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य केंद्र। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है यह किससे मिलकर बनता है। कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य। कोशिका का कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है राइबोसोम। मनुष्य में मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। नेक्स्ट कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है तो कैल्शियम है। क्या है कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है तो कैल्शियम। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है तो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता तो जीव द्रव्य को भौतिक आधार माना जाता। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है तो हरितलवक होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे तो कैरोलस लिनियस थे। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे तो कैरोलस लिनियस थे। नेक्स्ट है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है तो जीव द्रव्य परतंत्र के माध्यम से। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है तो जीव द्रव्य तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं तो पोटेशियम। किस तत्व के कोशिका में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं पोटेशियम। हरिओम हरिओम भोलेनाथ। दोस्तों लगे रहिए एक दिन यही मेहनत आपको अच्छे दिन का सपना पूरा करेगी। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है तो गोल्जी गायबो। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं किस कोशिकांग को कहते हैं मित्र तो देखिए सुनिए कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है तो गोल्जी गाय को ही हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है बताइए तो मित्र प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था तो रॉबर्टसन ने किया था। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट जो मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था तो रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है तो पारगम्य होती है। ठीक है कैसी होती है कोशिका भित्ति की संरचना जो होती है वो पारगम्य होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे छोटी कोशिका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम का ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु ओवम। केवल स्त्रियों में यह पाया जाता है।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेरपोटैक्सीफोलिया। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु का निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम पोषण आता चैप्टर। ये जो न्यूट्रिशन है चैप्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि महेश वड़वाल सर की जो एक बुक है, इस बुक में सारे चैप्टर और सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन एकदम हूबहू देखने को मिल जाते हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि आप हमारे साथ यह कंटिन्यू बने रखिए, जो कि इससे आपको काफ़ी क्वेश्चनों में फ़ायदा हो। और कंप्लीट वीडियो देखने में थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट तैयार होते हैं बायोलॉजी से। 10 से 12 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं तो कंप्लीट तैयार होते हैं। यहाँ से अंत किसी भी जगह से पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण, जो टिश्यूज हैं का निर्माण किस पोषक तत्व से होते हैं? तो प्रोटीन से होते हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ठीक है। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? तो ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो जो सामान्य क्रियाशील महिला है उसे हम 45 ग्राम प्रोटीन दें, और जो स्तनपान करने वाली महिला है, जो स्तनपान प्रतिदिन जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन्हें प्रतिदिन आहार में लगभग 70% हम 70 ग्राम हम प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ण करें, तब वो महिला स्वस्थ और सरल रह सकती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो देखिए लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के पाचन में लार सबसे ज़्यादा सहयोगी है। अलसी या तीसी, जिसे हम लिंसीड के कहते हैं, किसका प्रचुर होता है? तो ओमेगा 3 बसी अम्ल। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया मतलब अधिकतम जो पाचन क्रिया है वो छोटी आंत में ही संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति का कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो ये तो सबको मालूम होगा भाई, लैक्टोबैसिलस के कारण ही खराब होता है दूध। दूध जो होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। नेक्स्ट क्या है? फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? पालक के पत्तों में, किसके पत्तों में? पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की सब पता है भैया? आयरन, लौह। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होने के कारण शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ के से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा क्रेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। अल्फा क्रेटिन नामक प्रोटीन किस
शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो ग्लूटेन। मित्रों बहुत अच्छे से देखते चलिए। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है, कैरोटीन की उपस्थिति का, ठीक है। दूध का श्वेत रंग कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें। देखते रहिए। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी व 3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः ही प्राप्त होता है तो विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। याद रखें दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है, एक कदम अपने लक्ष्य में रखता है, वो एक दिन निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और यही मेरी सोच भी है। हम लोग हर दिन एक नए कदम को आगे बढ़ाएं, जो कि कभी न कभी तो अपना लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। यदि रुक जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे तो फिर टूट जाएंगे, बिल्कुल, है ना, फिर नहीं प्राप्त होने वाला है। तो आराम से लगे रहिए। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप से होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट क्या है? शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों के भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? जो कैसिमिर फंक थे, उन्होंने किस तत्व की खोज की थी? तो किया था विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कॉर्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से क्या है? नेक्स्ट, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। B12 का रासायनिक नाम क्या है? अभी रासायनिक सारे नाम आएंगे, पढ़ाएंगे। साइनोकोबालेमिन है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी ही सहायक है घाव के भरने में। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1 का। विटामिन बी व सी। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हो? तो विटामिन ए को कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। नेक्स्ट है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन है? तो थायमिन B1 है। नेक्स्ट है, भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिसमें आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है।
नेक्स्ट फिर देखते हैं, 1 मिनट, सॉरी आपका ज़्यादा आगे हो गया क्लिक एकदम तुरंत। हाँ नेक्स्ट यहाँ से है, अब देखते हैं यहाँ दीर्घ मात्रिक खनिज। तो कैल्शियम महत्व क्या है, दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंद तंत्रिकाओं में पेशियों के कार्य। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी डीएनए। गंधक अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं का कार्य की। क्लोरीन क्या है, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संगठन। खनिज क्या है, खनिज और प्रमुख स्रोत। लौह कहाँ से मिलता है, केला एवं खजूर से। पोटेशियम पालक। आयोडीन आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम दूध एवं अंडे से। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने में रोकता है, तो मैग्नीशियम जो है वो किडनी में पथरी बनाने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है, तो आंवला जो है वो स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी सिद्ध होता है। एक संतुलन आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए, तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 हाई कार्बोहाइड्रेट्स। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, तो आयोडीन। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, तो आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए। नेक्स्ट है विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, इसका जो बायोलॉजिकल नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, उसे रेटिनॉल कहते हैं। स्रोत क्या है, विटामिन ए कहाँ से मिलता है, तो कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। कार्य की प्रभाव क्या है, यह क्या कार्य में प्रभाव है, तो विटामिन ए की कमी से दृष्ट रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास, कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। यह कहाँ से मिलता है, तो हमें मक्खन से मिलता है, यकृत से मिलता है, मछली का तेल से मिलता है, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन डी। कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि होती है इससे। सूखा रोग वैस्कोमेरिकेटस में बच्चों कमी का प्रभाव होता है, जब कमी होती है तो ये प्रभाव होते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं, तो टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। और ये मिलता कहाँ से हमें, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन से मिलता है। नेक्स्ट है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। जनन क्षमता में कमी आती है, इसकी कमी होने पर एपिथेलियम कमजोर होता है। विटामिन के क्या होता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं फिलोक्यूनोन। हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अंत के बैक्टीरिया। विटामिन के जो है वो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, बायोलॉजिकल नाम है। हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी से यह मिलता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तचाप, जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं, देखते हैं। B1 का नाम थायमिन है। अनाज कहाँ से मिलता है, अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के 6 एंजाइम्स का घटक है। कार्य का प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा, उपापचयी क्रियाओं की 6 एंजाइम्स का घटक। बेरी रोग की कमी होती है, कमी का प्रभाव जब होता है तो बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन, पत्तियां, दूध, यकृत, मांस, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक है। कैलिसिस रोग। अब B3 क्या है, टेनिक अम्ल। यह स्रोत कहाँ से, ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम
पेलेग्रा रोग होता है जब इसकी कमी होती है तो। इसी तरीके से B5 देखेंगे तो इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका जो स्रोत है ये कहाँ से मिलता है तो हमें अंडा से मिलता है, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। इस तरीके से कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण ऐसा एंजाइम है, ए का घटक है। इसकी कमी से चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होती है, बाल सफेद होती है, जनन क्षमता कम होती है। B6 है पायरिडॉक्सिन, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत। अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम, रक्त छीड़ता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। B7 का नाम है वायोटिन। B7 का नाम क्या? वायोटिन। ये नाम तो बहुत जरूर आते हैं। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल और यह वसी एवं अमीनो फल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण है। चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है जब इसकी कमी होती है तो। B9 का नाम है फोलिक अम्ल समूह। हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट फलियों से यह प्राप्त होता है। वृद्धि, रोधर्म, निर्माण, ये सब है। 12 को देखिए, साइकोलॉजी, C एस्कॉर्बिक। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोइन है। इसका कार्य रक्त स्तंदन करना, यकृत में प्रोन्थाइमिक का निर्माण करना। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? पादपों का अकार्यकीय, प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या है प्लांट मॉर्फोलॉजी? पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? बताइए, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा चढ़ता है। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो लाल। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो लाल। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनाइट्रीकरण कहलाती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं तो एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। नेक्स्ट है पुष्प पौधे के बीज किसके बने होते? तो भ्रूण खाद्य द्वारा बने होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नाम छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो पराशर प्रघात के कारण। कौन सी फसल, नेक्स्ट है कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो टेरिडोफाइटस। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं तो लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं में निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो स्तंभ मूल कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, मित्रों, दोस्तों, परजीवी पौधे पोषक किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूषकांग द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजीय पत्र पौधों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? तो कांटों में। नेक्स्ट है गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो एक बीजीय पत्र में। देखते हैं, अब देखिए
यहाँ पर आपका यह वाला टॉपिक खत्म होता है, आता है कंकाल तंत्र, आता है स्केलेटन सिस्टम आता है, और स्केलेटन सिस्टम आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा पूरी, मतलब बायोलॉजी। यह इस 1 घंटे में आपका पार्ट 1 हुआ है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए मतलब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करिए और वेट करिए, मैं जल्दी से ही नेक्स्ट पार्ट में पूरे कंप्लीट वीडियो करा दूंगा। धन्यवाद।